गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक जो है हम लोग पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है देख चुके हैं। इसी में आप लोगों को जो है दीपावली का पर्व है, त्यौहार इधर उधर बिजी होंगे और बीच में जो है आपको छठ भी आ जाएगा। तो छठ से भी जो है छठ के लगभग में जो है इसको हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी 10 का 10 प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे मिक्स स्टडी सर्च करके उसको ज्वाइन करके वहाँ से जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तर व्याख्या सहित वाला भी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है सेट नंबर 3 का, सेनागर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। सेनागर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पे जो है यौगिक है और रूढ़ है और योग रूढ़ है, यानी सेनागर जो है यौगिक है और कातर जो है रूढ़ है और हिमालय जो है योग रूढ़ है। ठीक है, यानी शब्द के आधार पे जो है शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, ध्यान रखेंगे, जिन शब्दों का खंड जो है सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहा जाता है। जैसे कान, नाक, पीला, कातर तथा झट आदि जो है ये रूढ़ शब्द हैं। बाकी यौगिक शब्द जो है ऐसे शब्द हैं जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिन खंड का सार्थक होता है यौगिक कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, यानी दूध और वाला से बना है और उसी प्रकार जो है स्याना गार से बना है। स्याना जो है स्याना और गार 2 शब्द है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द ये है। यौगिक रूढ़ उससे बोलते हैं, यौगिक रूढ़ उससे बोलते हैं ऐसे शब्द को जो यौगिक तो होता है पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा में विशेष अर्थ की परिचायक होता है, वो क्या कहलाता है, योगी रूढ़ कहलाता है। ठीक है, जैसे लंबोदर है, चक्रपणी है, जलज है तथा हिमालय, ये क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृगनयनी समास है, तो मृगनयनी का समास जो है विग्रह मृग के समान नयन वाला है। यह जो है समास कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेषक का संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ों पानी पड़ना, ध्यान रखें, घोड़ों पानी पड़ना, घोड़ों पानी पड़ना, घोड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। घोड़ों पानी पड़ने मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, यानी उदाहरण से इसको हम लोग समझेंगे। जब रमेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसे उस पर जो है घोड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह काम करना मेरी मजबूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इट इज़ माई कंप्लूजन टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस डैश एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, तो ये हो जाएगा आपको बिसाइड्स, इसका आंसर हो जाएगा बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपका प्रश्न जो है स्टार्ट होता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद जो है क्या है, तो 324 है। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तो 1953 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा का स्थापना हुआ था 1966 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश 1971 में। उसके बाद जो है सिक्किम का स्थापना हुआ था 1975 में। और त्रिपुरा का जो है स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से
बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ संस्थान दिया हुआ है, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 हो जाएगा, अनुच्छेद 148 हो जाएगा। वित्त आयोग होता है आपका अनुच्छेद 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासन अधिकरण होता है आपको 323A। ठीक है, ऐसे ही पता चल जा रहा है 323A दिया हुआ है, तो आपको जो है संविधान संशोधन है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद हो जाएगा 315। तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 323A जो है प्रशासन अधिकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रीट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। तो ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो है न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंद वैध जो है अवैध है या वैध है। यदि न्यायालय को यह लगता है कि किसी व्यक्ति को अनुचित ढंग से बंदी बनाया गया है, तो वह उसकी रिहाई का आदेश देता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है रीट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ध्यान रखेंगे, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, तो इसका आंसर हो जाएगा वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर सके। ध्यान रखें, कोई भी दल लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट प्राप्त कर लेता है तो उसको जो है क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी तक जो है वित्तीय आपात का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, यानी अनुच्छेद 360 का जो है अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को इसमें भी मिलाना है। एक तरफ संविधान की अनुसूची दिया हुआ है और एक तरफ विषय दिया हुआ है। तो चतुर्थी अनुसूची से क्या होता है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन होता है। षष्ठम अनुसूची यानी 6वीं अनुसूची से क्या होता है, तो 6वीं अनुसूची से जो है आपको जनजातीय क्षेत्र का जो है प्रशासन के बारे में दिया हुआ है 6वीं अनुसूची में। और अष्टम अनुसूची में जो है भाषा के बारे में दिया, अष्टम यानी 8वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार है, 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार के बारे में, इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में शून्यकाल का समय होता है, तो संसद में जो है शून्यकाल का समय कब होता है, तो दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, यानी प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद जो है शून्यकाल का जो है समय आता है। ठीक है, संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के पश्चात आरंभ होता है, शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के पश्चात आरंभ होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, तो बिल्कुल सही है। कथन आर दिया हुआ, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन सही है और ये जो है आर का सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए जो है तेल की एक छोटी सी बूंद जो है जल पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होगा। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं
ये जो है एक लेंस है, और एक कैसा लेंस है, तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस जो है धंसा हुआ लेंस होता है, और यहाँ पे इसकी मुख्य बिंदु होती है, और यहाँ पे जो है फोकस बिंदु होती है, फोकस एफ होता है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र, और इधर जो है आपको अनंत होता है, इधर अनंत होता है। तो ये बोल रहा है कि उस दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, यानी ये जो है फोकस बिंदु है और ये है वक्रता केंद्र, तो इसके बीच पे कोई जो वस्तु रखी गई है, तो पूछ रहा है कि छब जो है उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो ध्यान रखेंगे उसकी प्रतिबिंब बनेगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर। नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई होती है। तो उद्योग में शक्ति की क्या इकाई होती है, तो अश्व शक्ति होती है। ध्यान रखेंगे अश्व शक्ति होती है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड, ये भी याद रखेंगे 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड भी आए तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यस्था विकृति छोटी होती है, ठीक है। हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यस्था विकृति क्या होती है, छोटी होती है। 1678 में, ये ध्यान रखेंगे 1678 में रॉबर्ट हुक ने प्रयोग के आधार पर नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1678 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वायुयान कार्य करता है। तो वायुयान क्या कार्य करता है, तो वायुयान कार्य करता है, ये जो है नियम हो जाएगा आपको बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली का सिद्धांत क्या है, तो ध्यान रखेंगे विमान के पंख पर लगने वाले उत्थान बल है जिसके कारण विमान की उड़ान संभव होती है। इस घटना को गतिज उत्थाजन कहते हैं। बर्नौली के प्रमेय तरल गतिकी की मौलिक नियम है तथा यह तरल गति में ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सर्वप्रथम डैनियल बर्नौली ने 1738 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। कौन, तो डैनियल बर्नौली ने इसका 1738 में इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखेंगे दृष्टिपटल पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और दृष्टिपटल को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे रेटिना भी कहा जाता है। दृष्टिपटल को रेटिना भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा शरीर का वजन, पूछ रहा है कहाँ पे, तो शरीर का वजन जो है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिक हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिक होता है, यानी ये ग्लोब में देखेंगे तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे भी जो है वजन अधिक हो जाएगा और यहाँ पे भी वजन अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंधे होते हैं। तो बेंजीन में जो है 12 सिग्मा बंधे होते हैं और पाई जो है 3 बंधे होते हैं, पाई 3 बंधे होते हैं, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे C6 और H6 होता है। और इसका जो है बंध जो है षटकोणीय वलय बनाता है, ठीक है, जिसमें जो है 6 कार्बन होता है और H जो है हाइड्रोजन भी 6 होता है, ठीक है। और ये जो है ऐसे बंधे होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये 6 हुआ 1, तो यहाँ पे एक 6 हो गया और ये क्या हो गया, ये 6 यहाँ हो गया। ऐसे करके जो है 6 ठो जो है C बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपको सिग्मा बंध बोलते हैं। सिंगल वाला को क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं। और ये डबल वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं पाई बंध होता है, ये पाई बंध होता है। इसको गिन करके और यहाँ पे जो यच की संख्या होती है इसको गिन करके जोड़ देते हैं तो कितना होता है, सिग्मा बंध जो है 12 होता है और पाई बंध जो है 3 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो पीला एंजाइम के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विटामिन B2 को जो है B2 या राइबोफ्लोविन इसको बोला जाता है। राइबोफ्लोविन को जो है पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कई एंजाइमों का एक घटक है जो पीले रंग के होते हैं, जैसे फ्लोवोप्रोटीन, ठीक है। और विटामिन B2 पानी में घुलनशील होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन B और C ये क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, वसा में नहीं, पानी में घुलनशील होता है। उसी तरह विटामिन B1, B2, B3, B6 ये सब क्या होगा, पानी में घुलनशील होगा। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, प्रथम निषेचक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डाइथियल ईथर। प्रथम निषेचक के रूप में जो है डाइथियल ईथर का यौगिक का प्रयोग किया गया था। डाइथियल ईथर का यौगिक का प्रयोग किया गया था, ठीक है। डाइथियल ईथर क्या है? तो डाइथियल ईथर जो है एक औषधि है जो संवेदी अंगों को बंद कर देती है, जो संवेदी अंगों को बंद करती है। अतः इनका उपयोग जो है कब किया जाता है? तो शल्य क्रिया में किया जाता है, यानी चिकित्सक या डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है, संवेदी अंगों को बंद करके, ठीक है। उसी तरह जो है आपको यहाँ पे क्लोरोफॉर्म दिया हुआ, तो क्लोरोफॉर्म का भी जो है उसी तरह प्रयोग किया जाता है, सर्जरी वगैरह में जो है ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका स्थान कम विषैला अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित निषेचक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नमी देने वाले क्रीम में कौन सा रसायन पाए जाते हैं? नमी देने वाले क्रीम में कौन सा रसायन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन। ये सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोक्विनोन एक सुगंधित कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोक्विनोन जो है एक सुगंधित कार्बनिक यौगिक है जो फिनोल का एक प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर सौंदर्य प्रसाधनों में त्वचा को गोरा करने वाले एजेंट के रूप में जो है इसको किया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है सेटिल एल्कोहल है। सेटिल एल्कोहल एक वसायुक्त एल्कोहल होता है। सेटिल एल्कोहल जो है एक वसायुक्त एल्कोहल होता है जो आमतौर पर ताड़ या नारियल के तेल जैसे प्राकृतिक स्रोतों में पाया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक में व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे कंडीशनर में भी आपको सेटिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, शैम्पू में भी किया जाता है और लोशन में भी किया जाता है, और मॉइस्चराइजर में भी सेटिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है? तो समरूप मिश्रण का उदाहरण पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल में नमक। समरूप मिश्रण का मतलब हुआ कि समान रूप से मिल जाना, ठीक है। और समरूप मिश्रण को भी बोला जाता है समांगी मिश्रण। इसको ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है और मिश्रण के हर हिस्से में जो है हर हिस्से में एक समान संरचना होती है। एक समान क्या होती है? संरचना होती है। इसे क्या कहते हैं? समरूपी मिश्रण या समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। नमक और सल्फर मिश्रण कैसा है? तो ये विषमांगी मिश्रण है। नमक और सल्फर ये विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि नमक और सल्फर के कण अलग अलग दिखाई देते हैं और एक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, इसलिए क्या है? विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबार के लिए कौन सी भौतिक गुण समान है? तो आइसोबार के लिए जो है द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण जो है समान है। द्रव्यमान संख्या जो है क्या होता है? समान होता है, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखेंगे, आइसोबार में द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो अकार्बनिक अणु पूछा है, तो ये हो जाएगा जल। जल में जो है हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, क्योंकि ये H2O जो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बंध से जो है ये बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, गाइनोकोमेस्टिया क्या होता है? गाइनोकोमेस्टिया क्या होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछा भी जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। गाइनोमेस्टिया जो है पुरुषों में स्तनों का विकास, तो कुछ आप देखे होंगे कुछ पुरुषों में जो है स्तनों का विकास हो जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है आपको? गाइनोमेस्टिया, ठीक है, गाइनोमेस्टिया, ठीक है। और ये क्यों होता है? तो ध्यान रखेंगे हार्मोनल असंतुलन के कारण।
हार्मोन जो है असंतुलन होने के कारण, जैसे एस्ट्रोजन, पुरुष के जो है आपको एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, इसी में जो है क्या हो जाता है कि इसी के बीच में जो है असंतुलन के कारण जो है आपको पुरुषों में जो है स्तन ग्रंथि ऊतक का विकास हो जाता है, स्तन ग्रंथि ऊतक का विकास हो जाता है, जिससे जो है महिलाओं के स्तन जैसे दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है नेत्र रोग से, शिशु रोग से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग से संबंधित है, ठीक है। अस्थि रोग जो है ऑर्थोपोडिक्स से संबंधित है, अस्थि रोग ऑर्थोपोडिक्स से संबंधित है। हृदय रोग जो है कार्डियोलॉजी से संबंधित है। नेत्र रोग जो है आपको एप्थोलोमोलॉजी से संबंधित है, एप्थोमोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जॉन ई साल्क के द्वारा जो है ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है जॉन ई साल्क, ठीक है, जॉन ई साल्क के द्वारा जो है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है विकसित किया गया था। और पहला पोलियो वैक्सीन कौन विकसित किया था? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जॉन ई साल्क जो है ये पहला पोलियो वैक्सीन जो है किया था, पहला पोलियो वैक्सीन। इसका आंसर हो जाएगा आपको अल्बर्ट साबिन जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास कौन किया था? अल्बर्ट साबिन ने विकास किया था। और पहला पोलियो वैक्सीन का विकास कौन किया था? तो जॉन साल्क ने पहला पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। कब किया था? तो 1952 में किया था। पहला पोलियो वैक्सीन का विकास जो है जॉन ई साल्क ने आपको किया था, 1952 में किया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका का विकास किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है प्रथम एंटीबायोटिक का विकास किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ध्यान रखेंगे, कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे जो है सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना ही उगाया जाता है कार्बनिक भोजन को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ध्यान रखेंगे, पेलाग्रा और स्कर्वी जो है आपको विटामिन B3 और विटामिन C की कमी से होता है। पेलाग्रा विटामिन B3 और विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन B3 से जो है त्वचा पर दाद हो जाता है, त्वचा पे दाद हो जाता है, ठीक है, और त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र में समस्या पैदा हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें जो है मसूड़ों में सूजन आ जाती है और चोट लगना और थकान शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, दिया हुआ है कूट और कूट के हिसाब से जो है इसको आपको सम्मिलित करना है। तो एड्रीनेलिन जो है गुस्सा और डर को जो है कंट्रोल करता है, गुस्सा और डर को कंट्रोल करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन ये महिलाओं का हार्मोन है, एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन जो है ग्लूकोज हो जाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज। फेरोमेन्स जो है साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से फेरोमेन्स का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, ठीक है। अब पहले जो है ये बैंक अलग श्रेणी में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया था, परंतु अब इन्हें जो है वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में रखा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अब जो है इन्हें
वाणिज्य बैंकों के संबंध में रखा गया है। 50% योगदान केंद्र सरकार करता है, ठीक है, 50% अनुदान जो है केंद्र सरकार करता है, इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और किसकी सिफारिश पे जो है बना है, तो ध्यान रखेंगे क्लेकर समिति, क्लेकर समिति, ठीक है, क्लेकर समिति से जो है 1987 में जो है क्लेकर समिति के कारण जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद कर दिया गया था 1987 में। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूल्य संवर्धित कर को समाप्त कर गया है। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा जो है मूल्य संवर्धित कर को जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल्य संवर्धित कर जीएसटी की पूर्ववर्ती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में बिना मूल्य वर्धित कर के जीएसटी को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन मूल्य वर्धित कर हमेशा जीएसटी बनेगा ऐसा आवश्यक भी नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रत्येक वर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला था, तो ध्यान रखेंगे दार्जिलिंग का चाय, दार्जिलिंग की चाय को जो है सबसे पहले भारतीय उत्पाद का जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। और ये कब मिला था, तो ध्यान रखेंगे 2004 या 5, 2004 से 5 में, 2004 से 5 में इसको जो है दार्जिलिंग चाय का जो है पहला उत्पाद माना जाता है। नेक्स्ट है, गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था, तो गांधीवादी योजना का विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। गांधीवादी योजना का विचार जो है सर्वप्रथम श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में, ध्यान रखेंगे 1944 में जो है ये प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस योजना के में जो है कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया गया था, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और किसके सिफारिश पे हुई थी, तो ध्यान रखेंगे शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पे हुआ था। शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पे जो है नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है। अधिनियम में खाद्य के साथ साथ जो है पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग 4 कौन सा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 47, ये भी याद रखेंगे, पोषण का जब भी संबंध है 47 से, अनुच्छेद 47 में उल्लिखित है, ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों को पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंच करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित करे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन भी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है आपको हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है दिया है, ठीक है, राजगीर में अवस्थित नहीं है। तो नानकुंड राजगीर में स्थित है, सूर्यकुंड राजगीर में स्थित है, मखदुम कुंड जो है राजगीर में स्थित है, और एक प्रचलित है ब्रह्मकुंड। ध्यान रखेंगे इसको, ब्रह्मकुंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग परीक्षा में इसको पूछता है, ठीक है। ये ब्रह्मकुंड जो है ध्यान रखेंगे, ये राजगीर का जो है बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला गर्म जल कुंड है, बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला गर्म जल कुंड है और राजगीर में अवस्थित है ब्रह्मकुंड, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड जो है, लक्ष्मण कुंड
ये कहाँ पे स्थित है? तो लक्ष्मण कुंड जो है ये मुंगेर में स्थित है। लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं स्थित है, मुंगेर में स्थित है। ये भी लक्ष्मण कुंड के बारे में भी याद रखेंगे कि मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। मुंगेर का सर्वाधिक जल कुंड जो है लक्ष्मण कुंड है। नेक्स्ट देखते हैं, उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? तो उदयपुर झील का संबंध जो है पश्चिमी चंपारण से है। उदयपुर झील का संबंध जो है पश्चिमी चंपारण से है। ठीक है। कांवर झील ध्यान रखेंगे बेगूसराय से, कांवर झील बेगूसराय से है। कुशेश्वर झील जो है दरभंगा से है। घोघा चाबा कटिहार से है। ठीक है, घोघा चाबा जो है कटिहार से है। नेक्स्ट देखते हैं, लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों को जो है वहाँ का पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। अब बाद में सरकार ने है उनको जो है मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। इसी कारण से जो है कैदियों में जो है आक्रोश फैल गया और इसी के कारण जो है लोटा विद्रोह के रूप में जो है जन्म ले लिया। ठीक है, तो इस ध्यान रखेंगे लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा, पीतल का लोटा और मिट्टी का लोटा, ये बस याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा कब हुआ था, ये याद रखना 1856 में। ठीक है, नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 के बीच में हुआ था नोनिया विद्रोह। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री और गैर कांग्रेसी थे महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा ये कब थे? तो 1967 से 68 महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और इसके साथ कुछ देख लेते हैं, भोला पासवान शास्त्री के बारे में दिया हुआ है। तो भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। अब्दुल गफूर के बारे में दिया हुआ है, तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के बारे में दिया हुआ, तो श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है, भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई। भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई तो प्लीस्टोसीन युग में, ध्यान रखेंगे प्लीस्टोसीन युग में जो है भारत की वर्तमान स्थलाकृति जो है सुनिश्चित हुई है। प्लीस्टोसीन जो है हिम युग के बाद हिमालय पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। तो ध्यान रखेंगे प्लीस्टोसीन हिम युग के बाद हिमालय पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। इसे क्या बोला जाता है? प्लीस्टोसीन युग। नेक्स्ट है, किस तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को जो है तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है पूरा तिब्बत में ही पाया जाता है, पूरा तिब्बत में ही पाया जाता है, इसलिए जो है इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद उत्तर, ट्रांस हिमालय के उत्तर में आपको बृहद हिमालय पड़ता है। ट्रांस हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय पड़ता है, या और इसको ख्याल करने के लिए ध्यान रखेंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है आने वाला पर्वत श्रेणियां हैं आपको काराकोरम है, उसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है, उसके बाद कैलाश श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ हैं। ठीक है, और इसके जो है उत्तर में आपको पड़ेगा बृहद हिमालय। ठीक है, तो बृहद हिमालय के बारे में ध्यान रखेंगे। बृहद हिमालय जो है उत्तर में स्थित है और इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। बृहद हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से पहले हो चुका था। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में ही ठीक है, भारत हिमालय में ही सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय की, ध्यान रखेंगे गोंडविन आइस्टीन, और इसी गोंडविन आइस्टीन को K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। यानी आप बोल सकते हैं कि आपको जो है बोल सकते हैं कि एवरेस्ट के बाद जो है दूसरा सबसे ऊंचा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जो है पर्वत श्रृंखला यही है K2।
ठीक है, 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर घाटी अवस्थित है, तो कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य, बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल या संधि कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। सिंधु जल जो है आपको 19 सितंबर 1960 को हुआ था, 19 सितंबर 1960 को जो है सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें जो है आपको जिसमें जो है आपको झेलम, चिनाब और सिंधु, झेलम, चिनाब और सिंधु जो है पाकिस्तान पर इसका अधिकार रहेगा, और बाकी जो है 3 नदियाँ, जैसे बाकी जो 3 नदियाँ हैं रावी, सतलज और ब्यास, इस पे जो है भारत का अधिकार रहेगा। ऐसे समझौता हुआ था, ठीक है, 1960 में। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, तो शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी मानी जाती है, इसी को बोला जाता है। रेगुर मिट्टी भी मानी जाती है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है ये, ठीक है। और काली मिट्टी का जो सबसे बड़ा गुण है, ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी का सबसे बड़ा जो गुण है नमी धारण करने का, जो है नमी धारण करने का गुण जो है इसमें सबसे अधिक है, ठीक है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वनवारण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पके टाइगर रिजर्व जो है सर्वाधिक वनवारण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व पके टाइगर रिजर्व है। और ये कौन सा राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पके टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो गांधी सागर बांध, नर्मदा नदी दिया हुआ, तो ये सम्मिलित नहीं है। गांधी सागर बांध जो है आपको चंबल नदी पे, कौन सा नदी पे है, तो चंबल नदी पे है, ठीक है। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पे है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट है, सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है, तो ये सोन नदी घाटी में स्थित है। सिंगरौली जो है पड़ता कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है सोन नदी घाटी में सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र पड़ता है। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था, तो ये सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछा है तो माहे जिला है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो माहे जिला है, ठीक है। माहे जिला का जो है लिंग अनुपात कितना है, तो ध्यान रखेंगे 1176, माहे जिला का लिंग अनुपात 1176 है। दमन एवं दीव और दमन जिला का न्यूनतम लिंग अनुपात है 538, दमन और दीव का कितना है, तो 538 है। और राज्यों में सबसे सर्वाधिक अधिक किसका है, तो राज्यों में याद रखेंगे सर्वाधिक केरल का है। केरल का कितना है, तो 1084 है केरल का, राज्यों में केरल का सर्वाधिक लिंग अनुपात है। और हरियाणा का न्यूनतम है, हरियाणा का कितना है, तो ध्यान रखेंगे 889 हरियाणा का है, ठीक है। जिला में पूछे तो माहे का 1176 और ठीक है, और सबसे कम जिला में 538 किसका है, तो दमन का है, दमन और दीव का है, ठीक है। उसके बाद जो 1176 किसका है, 1176 किसका है, तो 1176 आपको माहे जिला का हो गया। उसके बाद केरल का कितना हो गया, 1084 हो गया, 1084। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेतेर। जॉर्ज लेमेतेर जो है आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारीय ब्रह्मांड परिकल्पना की प्रतिपादन किए थे, ठीक है। मुख्य रूप से ब्रह्मांड उत्पत्ति के विषय में जो है 4 सिद्धांत मुख्य रूप से आया जाता है।
बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, डपलर का प्रभाव, ठीक है, और बिग बैंग जैसी घटनाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माउंट विसुवियस जो है, माउंट विसुवियस जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकती हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकती हैं, उसको क्या बोला जाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है और यह दिवस जो है 1826 में इस दिन प्रकाशित हुआ था उदंड मातरंड, ध्यान रखें, उदंड मातरंड जो है प्रकाशित हुआ था उसी दिन जो है आपको 30 मई 1826 को उसी दिन के अनुसार जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को 7 मई दिया हुआ है, ठीक है, 7 मई दिया। 8 मई को क्या मनाए जाते हैं? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल नियुक्त किए गए। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखेंगे। चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु की कौन है? तो एस सोमनाथन है। एस सोमनाथन जो है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के जो है प्रोफेसर, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथन को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो जाएगी तो 146.39 करोड़, 146.39 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। किसके अनुसार? तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है क्या बताया है? तो बताया है आयु वर्ग बताया है 65 प्लस वर्ष वृद्धि का, ये बताया है आपको, ऐसे जो है 7% है, भविष्य में तेज़ी से बढ़ने का आशंका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? तो अमेरिकी पार्टी की शुरुआत की है, अमेरिकी पार्टी की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 17वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई थी, 17वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ठीक है, 77वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच में हुआ, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 82 में जो है परिसीमन आयोग का वर्णन किया गया है। और भारत में परिसीमन आयोग का गठन जो है वर्ष याद रखेंगे 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया था, ठीक है। इसका अनुच्छेद जो है 82 याद रखेंगे। परिसीमन का तात्पर्य होता है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्यों में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया से है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? तो असम में हुई है, असम में हुई है, ठीक है, असम में हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना का आधारशिला रखा है? तो केन और बेतवा को जोड़ने का परिधान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है,
दिया हुआ निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निहान हिदनक्यो समूह को। निहान हिदनक्यो समूह को जो है शांति क्षेत्र में जो है 2024 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ का समूह है? तो ध्यान रखेंगे जापान का समूह है। जापान के इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में परमाणु बम को समाप्त करना। तो इसको याद रखेंगे, निहान हिदानक्यो समूह को। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक हैं आपको अजय। रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अजय हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया है। ठीक है, संजीव चोपड़ा का जो है पुस्तक का नाम है, ध्यान रखेंगे, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अरुण सिंघल के पुस्तक का क्या नाम है? तो रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट। ठीक है, उसके बाद जो है परिमल नथवानी के पुस्तक का क्या नाम है? तो कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? तो ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो जल विद्युत दशक 2025 से 2035 को घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ऑपरेशन ओलिविया जो है आपको संचालित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो 34वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा आपको लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स में जो है किया जाएगा। लॉस एंजल्स में इसका जो है किया जाएगा यूएसए में। लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? तो 34वीं ग्रीष्मकालीन जो है 2028 में होगा। ध्यान रखेंगे 2028 में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडियन लीग 2025 की विजेता रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा वॉरियर्स क्लब। उड़ीसा वॉरियर्स क्लब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टीलिथ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस। नेक्स्ट है, भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो ध्यान रखेंगे ये मैत्री 2 के नाम से स्थापित करने वाला है। मैत्री 2 के नाम से जो है स्थापित करने वाला है। ठीक है, मैत्री 2 के नाम से स्थापित करने वाला है। ठीक है, नया स्टेशन मौजूदा मंत्री स्टेशन के पास आरवी अंटार्कटिका में स्थित होगा। नया स्टेशन वर्ष 2029, ध्यान रखेंगे 2029 में तैयार होने की संभावना है। वर्तमान मैत्री स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्तमान मैत्री स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1988 में हुई थी। ठीक है, ये 2 दूसरा है, पहला का कब हुआ था? 1988 में की गई थी, जिसका परिचालन जो है जीवन काल केवल 10 वर्ष था। इसका जीवन काल कितना था? 10 वर्ष था। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के फील्ड मूल्यांकन परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेना का पावीर, ध्यान रखेंगे लेना का पावीर या LEN नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गिलियड साइंसेज के द्वारा। गिलियड ठीक है, गिलियड साइंसेज द्वारा जो है विकसित किया गया है। लेनाकापावीर दवा को संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मंजूरी दी है।
यह है कि एंटीरोटोवायरल दवा है जिसका उपयोग HIV की रोकथाम के लिए प्री एक्सपोजर या प्रोफिलैक्सी में के रूप में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1991 के बीच में बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन नया सवेरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? तो कोर्ट पर जो है आपको पोलो नहीं खेला जाता है, पोलो जो है कोर्ट पे नहीं खेला जाता है। नेक्स्ट है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जो है ये कहा जाता है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा को। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 500 से ज़्यादा मंदिर है। भुवनेश्वर में 500 से ज़्यादा मंदिर है, इसी वजह से इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पल सिटी हो गया 82 नंबर। जयप्रकाश नारायण को रोमन मैग्सेस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था 1965 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुषाण वंश का। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कीकट। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कीकट कहा जाता था। नेक्स्ट है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 और 3। भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तुर्कों का साथ था। नेक्स्ट है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? तो टोडरमल जो है अकबर का भू राजस्व का देखभाल करता था, भू राजस्व के क्षेत्र में जो है ख्याति अर्जित किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किनके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सूरजदौला के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सूरजदौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन का नाम क्या है? तो रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे। रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो है नाम है, ध्यान रखेंगे। रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह नाम है। ठीक है, रोलट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है प्रथम संस्था कौन थी? तो ये थी आपको आत्मीय सभा थी। ठीक है, आत्मीय सभा थी। कब? तो 1815 में जो है कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इन्हें ही का क्या कहा जाता है? भारत में आधुनिक युग का उद्घाटनकर्ता ही कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में इतनी चीज़ें याद रखेंगे। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो ध्यान रखेंगे, फ्रांस की क्रांति ने जो 1889 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति ने जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जॉन लॉक का जो है ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट है।
नेक्स्ट है, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया। तो मैथ का हम लोग जो है आंसर देख लेते हैं, इसको आप अच्छे से आराम से बनाइए। इसका ए आंसर होगा, 96 का आंसर हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा, और 97 का आंसर हो जाएगा आपको 12 यानी ए आंसर हो जाएगा, और 98 का आंसर हो जाएगा 2500, और 99 का आंसर क्या हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा आपको 21, और 100 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 का आंसर हो जाएगा आपको -2598। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए और रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो धन्यवाद।